करेंगे मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। ठीक है, ये टॉपिक तुम्हारा 11th में तो डिलीटेड था। डिस्पर्जन, डिस्पर्स्ड का मतलब क्या होता है? फैला हुआ, है ना। तो हमारा अगर एक ये डेटा है ऐसे करके और एक ये डेटा है, तो हम क्या कहेंगे कौन सा डेटा ज़्यादा डिस्पर्स्ड है? यानी कि अगर ये ए और बी है तो ए ज़्यादा डिस्पर्स्ड है। और डेटा, अब अगर हम इसको स्टैटिस्टिक्स के पॉइंट से देखें तो जितना भी हमारी जो पॉपुलेशन है वो डिस्पर्स्ड ज़्यादा होगी, उतना हमें कंक्लूजन निकालने में दिक्कतें ज़्यादा आएंगी, और जितना वो कम डिस्पर्स्ड होगी उतनी हमें कम दिक्कत होगी। तो हम ये देखते हैं कि जो हमारा पूरा डेटा है वो कितना डिस्पर्स्ड है। तो जब हमने सेंट्रल टेंडेंसी की, तो सेंट्रल टेंडेंसी फर्स्ट डिग्री एवरेजेस थी। फर्स्ट डिग्री एवरेजेस का मतलब हो गया वो एक ओवरऑल एवरेज दे रही थी, जस्ट कि हमें थोड़ा सा एक आइडिया लग जाए। तो ये फर्स्ट डिग्री एवरेज थी। इनसे हम बहुत कंक्रीट से रिजल्ट नहीं निकाल सकते, जबकि डिस्पर्जन हमारे लिए सेकेंड डिग्री एवरेजेस है। हम इसमें ये देखते हैं कि हमारा डेटा कितना ज़्यादा स्कैटर्ड है। तो जितना हमारा डेटा स्कैटर्ड होगा उतनी हमें ज़्यादा स्टैटिस्टिकल मेजर्स उस पर अप्लाई करने पड़ेंगे टू फाइंड आउट बेटर रिजल्ट्स। और जितना ये डेटा कम डिस्पर्स्ड होगा उतना हमारे एक्यूरेसी ज़्यादा आएगी। तो हमारा जो पूरा रिसर्च होता है, हमारा जो पूरा डेटा होता है वो कितना डिस्पर्स्ड है, ये हमारे रिजल्ट्स की एक्यूरेसी डिफाइन करता है। ठीक है, तो मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन पूरी तरह से सेंट्रल टेंडेंसी पर बेस्ड है। तो सेंट्रल टेंडेंसी के मैं एक बार सारे फार्मूलाज की वो दे देती हूँ ब्रीफिंग। जैसे कि सेंट्रल टेंडेंसी में हमारे पास 3 मेजर्स थे, मीन, मीडियन और मोड। ठीक है, अगर हम मीन की बात करें, अर्थमेटिक मीन, सिंबल कोई भी हो सकते हैं। जैसे जब तुम लोगों ने मीन कभी 9th-10th में किया था तो सिंबल कुछ और यूज़ हो रहे थे। जब तुमने 11th की स्टैटिस्टिक्स में किया तो कुछ और सिंबल आ गए। अब तुम जब सीए फाउंडेशन की बुक में देखोगे तो कुछ और सिंबल मिलेंगे। तो सिंबल पे जाने की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए हमेशा इस बात पे ध्यान रखना है कि वो कहना क्या चाह रहे हैं। सिंबल्स चेंज होते जा रहे हैं। तो अर्थमेटिक मीन में हमारे पास एक है डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में क्या था कि अगर इंडिविजुअल सीरीज है तो समीशन x अपॉन n। n क्या है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। और समीशन x क्या है? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। ठीक है, लेकिन अगर हम डायरेक्ट मेथड इंडिविजुअल सीरीज, ये तो हमारी इंडिविजुअल सीरीज हो गई। अगर इंडिविजुअल सीरीज की ही बात करें तो इनडायरेक्ट मेथड क्या आएगा? समीशन fx अपॉन n। ठीक है, इसमें तो फ्रीक्वेंसी भी आ गई। इसमें समीशन f इज योर n, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, और ये फ्रीक्वेंसी आ गई। सॉरी ये तो इंडिविजुअल सीरीज में ही अगर इनडायरेक्ट मेथड की बात करें तो इनडायरेक्ट मेथड में मीन इज a प्लस समीशन dx अपॉन n। इसीलिए इसको हम एज्यूम्ड मीन मेथड भी कहते हैं कि एज्यूम्ड मीन कर रहे हैं हम, शॉर्टकट भी कहते हैं इसे हम। ठीक है, इसमें डी क्या था? इसमें डी होता है डेविएशंस फ्रॉम एक्स।
डेविएशन फ्रॉम एक्स। ठीक है, फिर स्टेप डेविएशन जो जनरली इंडिविजुअल में हमें यूज़ नहीं करना पड़ता। स्टेप डेविएशन इज ए डिवाइड भी कर प्लस समीशन डी डैश एक्स अपॉन एन इंटू आई या सी। तो डी डैश एक्स क्या हो गया, डी एक्स अपॉन आई और सी, यानी कि डेविएशंस डी एक्स इज डेविएशन फ्रॉम एक्स, डी डैश एक्स इज डेविएशंस फ्रॉम डी एक्स, और आई क्लास इंटरवल या सी भी कह दें तो क्लास इंटरवल या कॉमन फैक्टर। ठीक है, अगर इसी को हम मीन को ही डिस्क्रीट सीरीज की बात करें या कंटिन्यूअस की बात करें, इंडिविजुअल सीरीज में तो क्या है, ओनली वेरिएबल होते हैं, कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होती। इसमें क्या है, वेरिएबल एंड फ्रीक्वेंसी दोनों होते हैं। इसमें क्या हो रहा है, क्लास इंटरवल एंड फ्रीक्वेंसी होते हैं। बट क्लास इंटरवल को भी हम मिड वैल्यू निकाल लेते हैं तो वो ऑटोमेटिकली डिस्क्रीट का ही पार्ट बन जाए, डिस्क्रीट जैसी ही बन गई मिड वैल्यू निकाल के। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, अगर डायरेक्ट मेथड है तो समीशन एफ एक्स अपॉन एन और समीशन एफ एम अपॉन एन, और एन तो है ही समीशन एफ। ठीक है, फिर अगर इनडायरेक्ट मेथड है तो a प्लस समीशन एफ डी एक्स अपॉन एन। अब यहाँ पे भी दोनों के लिए सेम फॉर्मूला चलेगा, दोनों सीरीज के लिए। स्टेप डेविएशन है तो a प्लस समीशन एफ डी डैश एक्स अपॉन एन इंटू आई। अब जनरली ये i या c ये क्लास इंटरवल ही होते हैं क्योंकि वही कॉमन फैक्टर होता है। a हमारा एज्यूम्ड मीन होता है। अब होता क्या है, जनरली जो हमें क्वेश्चंस होते हैं वो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में होते हैं, तो जो मिड वैल्यू होती है, जो बिल्कुल सेंटर पोजीशन पर होती है, उसी को ले लेना चाहिए, वो इजी रहता है, वरना फिर कोई फायदा नहीं है। ऑल्दो तुम्हें कैलकुलेटर्स अलाउड है इसलिए इतना फर्क पड़ता नहीं है, और एमसीक्यू बेस्ड आते हैं तो इतना कोई मैटर नहीं है कि ये शो करो कि तुमने कौन सा फॉर्मूला लगाया है, आंसर से ही मतलब है। तो स्पीड मैटर करती है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है तो एक्यूरेसी एंड स्पीड मैटर करती है ज़्यादा। ठीक है, तो ये तो सारा मीन हो गया, ओवरऑल एवरेज। अगर हम मीडियन की बात करें या मॉड की बात करें तो इन्हें हम कहते हैं पोजीशनल एवरेज। ठीक है, तो ये पोजीशनल एवरेजेस हैं। तो एक बार ये नोट कर लो, फिर मैं आगे मीडियन और मोड बता देती हूँ। चलो पढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास मीडियन में क्या आता है, मीडियन हमारी होती है सेंट्रल पोजीशन। मीडियन एक सेंट्रल पोजीशन है। सेंट्रल पोजीशन का मतलब क्या हुआ कि अगर हम पूरे डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो वो मीडियन हो जाता है। तो अगर इंडिविजुअल सीरीज है तो जो n/2th आइटम है, मतलब ये हमारे पास एक है तो ये मीडियन है। अगर इसको हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करें तो ये Q1 है और ये Q3 है। ठीक है ना, तो n/2th हो गया इंडिविजुअल के लिए, n/4th हो गया और 3n/4th हो गया Q3 के लिए। अगर डिस्क्रीट सीरीज है तो डिस्क्रीट सीरीज में हम सबसे पहले तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं, और फिर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में वही मीडियन है तो n/2th, यानी कि n/2 निकाल के जो भी वैल्यू आएगी उसके बिगर वैल्यू क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज के सामने वाली, वो हमारा मीडियन होगा। ठीक है, मतलब मान लो ये x और f है, 10, 20, 30, 40, 50। अब ये 3, 8, 2, 5, 7 है, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 3, 11, 13, 18 और 25 हो गई। ठीक है, तो
तो n/2 का मतलब 25/2, तो ये कितना हो गया? बड़ी वाली वैल्यू दे देते हैं। तो इसके बिगर वैल्यू ये है, इसके सामने ये है, तो ये हमारा मीडियन हो गया। वो एक बार n+1/2 भी कर देते ना। यो इसमें करते हैं हम कि इंडिविजुअल में n+1/2 भी कर सकते हैं, अगर ऑड नंबर। हाँ, इवन और ये ना सब कुछ तो डिपेंड करता है। जैसे जब 11th में होते हैं तो स्कूल टीचर्स पे डिपेंड करता है, और अभी जब कॉलेज लेवल पे आ जाते हैं तो तुम्हारे मतलब सीए फाउंडेशन की बुक में क्या लिखा है, तो सब कुछ उस तरह से वेरी करता है। बहुत हार्ड एंड फास्ट रूल है नहीं इसका कोई भी। यहाँ पर हमारा है Q1 इज n/4, Q3 इज 3n/4। सेम पैटर्न रहता है कि n/4 मतलब 25/4, तो 6.25 से बड़ा ये है, तो ये Q1 हो गया। ये निकाल क्यों दें Q1? अगर पोजिशनल एवरेजेस है ना, इन सबका डिस्पर्शन में यूज होना है ना, अच्छा। तो तुम्हें ये इसीलिए मैं बेसिक्स एक बार याद दिला रही हूँ कि ये हमारा हो गया 6.18.75, तो इससे बिगर ये है, तो ये तुम्हारा Q3 हो गया। अगर तुम्हारे पास कंटिन्यूअस सीरीज है तो कंटिन्यूअस सीरीज में क्या हुआ कि मीडियन L1 प्लस n/2 माइनस CF, ये हो जाता है। L1 मतलब जैसे हमने यही निकाला, तो अगर ये हमारी ऐसा होता कुछ 10 to 20, 20 to 30 होता, तो हमारी CF के जस्ट बिगर वाले मीडियन क्लास हो जाती, उसकी लोअर वैल्यू n/2 तो है ही, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी उससे पहले वाली और फ्रीक्वेंसी उसके सामने वाली, उससे हम फ्रीक्वेंसी निकाल देते और ये क्लास इंटरवल। अगर Q1 निकालना है तो L1 प्लस CF उसके पहले वाली क्लास का लेते हैं। CF उसके पहले वाली क्लास का लेते हैं, और Q3 निकालना है तो L1 3n/4 माइनस CF ये हो गया। जैसे कि मान लो एक करके दिखाई देती हूँ, लूप होल छोड़ देंगे तो फिर डिस्पर्शन में दिक्कत आएगी। ये है फ्रीक्वेंसी 8, 2, 3, 5, 10, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 8, 10, 13, 18, 20, 30 कर देते हैं ऐसे। अब अगर n/2 करना है तो n/2 इज 30/2, 15 से ऊपर ये है, तो ये हो गई मीडियन क्लास। तो मीडियन इज 30 प्लस n/2 15 माइनस इसके पहले वाली 13 और फ्रीक्वेंसी इसके सामने वाली 5 इंटू 10, तो ये हो गया 2 इंटू 2 4 34। मीडियन की वैल्यू 34 हो गई है ना। Q1 की वैल्यू L1, अब हमारा Q1 हो जाएगा n/4, 30/4 7.5 से जस्ट बिगर वैल्यू ये है, नहीं 8 है, ये वाली है, ठीक है ना। ये आ गई 7.5 से जस्ट बिगर ये है, 7.5 आएगा ना, हाँ। तो इसमें हमारा Q1 कैसे निकालेंगे, 0 प्लस n/4 7.5 माइनस इसके पहले तो कुछ है ही नहीं, तो 0, फिर अपॉन 8 इंटू 10, तो ये क्या हो गया, ये हो गया 7.5, ये हो गया ये निकल जाएगी। तो इसमें हम ये कहेंगे कि Q1 इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि Q1 की वैल्यू जो यहाँ आ रही है वो नॉट डिफाइंड वाली आएगी, जो कि नहीं पॉसिबल है, क्योंकि वो इसमें एग्जिस्ट ही नहीं करता है। फिर भी अगर मैथमेटिकली निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। 9 7.5 माइनस 5/4, तो 5/4 क्यों, मल्टीप्लाई नहीं तो है। अच्छा हाँ, वो भी कर सकते थे। हाँ, तो हाँ 1.25 माइनस हो जाएगा, तो कितना हो गया, 6.25। बट 6 तो नहीं आ रहा,
ये देखो 0.25 तो 37.5 अपॉन 4 करेंगे अगर तो 9 पॉइंट इंटू है 7.5 हाँ। इंटू 1.25 है। हाँ मल्टीप्लाई करेंगे ना तो 9 पॉइंट आएगा, हाँ हाँ 37 समथिंग आएगा ये। फिर Q3 भी इसी तरह से निकल जाएगा कि 7.5 इंटू 3 22.5, तो ये वाली वैल्यू आ गई। तो ये तो है ना 9.3 भी तो हाँ 9.3 इसमें के बीच में तो आ ही जाएगा, एग्जिस्ट करेगा ही। हाँ लेकिन बहुत वेग होता है ना, हम एज्यूम कर रहे हैं 0 है तो थोड़ा सा वेग आ जाता है। तो Q3 हमारा हो जाएगा 40 प्लस 22.5 माइनस 18 अपॉन 12 इंटू 10, तो 40 प्लस ये कितना हो गया 4.5, तो 45 ही तो हो गया। तो ये आ जाएगा 3 से बढ़ जाएगा 12 36 पॉइंट, ये आ गया 9 7 करके कुछ आएगा 43.7 समथिंग 8 समथिंग आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्वार्टाइल मीडियन हो गया। अब नेक्स्ट आता है मॉड, ये नोट डाउन कर लो फिर मोड बता देते हैं। मॉड जिसे हम z से रिप्रेजेंट करते हैं और ये होता है मैक्सिमम रिकरेंस, जो आइटम सबसे ज़्यादा शो हो रहा है वो मॉड होता है। जैसे कि मान लो किसी गारमेंट्स की शॉप पे 42 साइज़ के कपड़ों की डिमांड ज़्यादा है तो उसके लिए वो मॉड है कि वहाँ का मॉड 7 है। मीडियन या मीन नहीं है वो, क्योंकि उसके यहाँ 42 साइज़ की डिमांड सबसे ज़्यादा आ रही है तो वो उसका मॉड है। तो मॉड की सबसे ज़्यादा एप्लीकेबिलिटी मार्केट इन्वेंट्री मेंटेन करने में होती है कि हमें किसकी डिमांड ज़्यादा है जिसके लिए हम अपने पास स्टॉक रखेंगे। तो मॉड हमारे पास इसीलिए इंडिविजुअल सीरीज में तो होने का स्कोप ही नहीं रहता, क्योंकि फ्रीक्वेंसी की बात ही नहीं होती इंडिविजुअल में। डिस्क्रीट में या कॉन्टिन्यूस में होता है तो एक तो डायरेक्ट इंस्पेक्शन मेथड है, आपने देख के लगा लिया कि अच्छा ये आपका मॉड है, और या फिर एक ग्रुपिंग एंड एनालिसिस मेथड होता है। अब क्योंकि हम सी फाउंडेशन के लिए कर रहे हैं तो ये मैटर ही नहीं करता कि हम कौन सा मेथड कर रहे हैं, क्योंकि हमें प्रेजेंटेशन तो कुछ देनी नहीं, MCQ है, तो ये मेथड अलग अलग से मैटर नहीं करते। सिर्फ इतना सा देखना है कि हमारा मैक्सिमम रिकरेंस कहाँ है वो देख के पता लग रहा है, और नहीं देख के पता लग रहा, कॉन्टिन्यूअस सीरीज अगर है तो देख के नहीं पता चलेगा, तो उस केस में हमें क्या देते हैं कि मॉड का फॉर्मूला है L1 F1 F0 2F। तो फिर कोई क्यों ही करेगा। हाँ कोई यूज नहीं है ना, आपको सिर्फ थियोरेटिकली पता होना चाहिए, बाकी तो कोई प्रेजेंटेशन का स्कोप ही नहीं है इसमें, तो हम ग्रुपिंग वाला इतना बड़ा मेथड ऑप्ट ही क्यों करेंगे। ये तो नॉलेज के लिए बस पता है, बाकी तो हमें ये फॉर्मूला लगाना है। ये फॉर्मूला कैसे लगेगा, जैसे कि x है 10 to 20 20 to 30, फ्रीक्वेंसी है 3 15 2 5 6। अब हमें देख के पता लग रहा है कि ये मॉडल क्लास है, तो ये F1 हो गया, इसके ऊपर F0 हो गया और ये F2 हो गया, और फॉर्मूले में लगा देंगे। ठीक है, तो ये अभी हमने रिवाइज किया था मीन मीडियन मॉड ब्रीफ में कि आखिर होता क्या है, क्योंकि डिस्पर्शन में हमें इसका पूरा यूज करना है। तो अब हम एक्चुअल डिस्पर्शन जो चैप्टर है वो स्टार्ट करने वाले हैं। मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन में जब हम बात करते हैं तो अगेन आई एम रिपीटिंग कि मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन ये बात मेजर करते हैं कि हमारा डेटा कितना डिस्पर्स्ड है। इसके लिए हमारे पास दो मेजर्स होते हैं, एक होते हैं एब्सोल्यूट मेजर्स और एक होते हैं रिलेटिव मेजर्स। एब्सोल्यूट मेजर्स के बेसिस पे हम डिसीजंस जनरली नहीं ले पाते। एब्सोल्यूट मेजर्स हमारे यूनिट बेस्ड होते हैं, यूनिट ऑफ वेरिएबल। जैसे कि तुम सेंट्रल टेंडेंसी में करते हो ना, अगर मीन निकालोगे तो मीन वेट होता है, मीन मार्क्स होते हैं, ऐसे ही इसमें जो भी आंसर आता है वो उस यूनिट में आता है एब्सोल्यूट मेजर्स में।
बट रिलेटिव मेजर्स हमारे यूनिट फ्री होते हैं, और क्योंकि ये यूनिट फ्री होते हैं तो ये हमें ज़्यादा एक्यूरेट रिजल्ट्स देते हैं। बट रिलेटिव मेजर्स होते इन्हीं पर बेस्ड हैं सारे, एब्सोल्यूट पे ही। तो रिलेटिव मेजर्स की वैल्यू हमेशा +-1 के बीच में ही लाई करती है, कभी भी +-1 से ऊपर नीचे नहीं जाती, मैक्सिमम +1 मिनिमम -1, दैट्स इट। तो ये हमें बताता है कि हमारा डेटा कितना डिस्पर्स्ड है, क्योंकि इजी है ना इसे रिकॉग्नाइज करना। यहाँ पे अच्छा बुरा, अब अगर हम कहें कि मीन मार्क्स 50 है, हमें क्या पता 50 सही है कि गलत है। मीन मार्क्स 50 तो हमें तब पता चलेगा सही या गलत है जब हमें मैक्सिमम मार्क्स पता होंगे। सेम यहाँ पे भी प्रॉब्लम आती है, ठीक है। इसीलिए हमें रिलेटिव मेजर्स पे ही काम ज़्यादा करना होता है एक्चुअल रिसर्च के लिए। अभी क्या क्या करना है एब्सोल्यूट मेजर्स में? फर्स्ट है रेंज, सेकंड है मीन डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस। ये 5 तो हमें करने होते हैं एब्सोल्यूट मेजर्स में। इसमें फर्स्ट कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, सेकंड कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। इसका कोई कोएफिशिएंट नहीं होता, ठीक है। हम कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन या जो हमारा कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस होता है वो एक ही बात रहती है, कोई ज़्यादा कुछ डिफरेंस है नहीं। इसमें हमारे लिए रेंज, स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस, ये 3 हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं हमेशा। ये 2 सिर्फ हम वो कहते हैं ना बहती गंगा में हाथ धोने वाली बात है कि हमने बना दिए हैं, बाकी किसी स्टडीज़ में इनका कहीं कोई यूज़ नहीं होता। हमारा जो मेन आगे चल के प्रॉपर्टीज़ और एवरीथिंग में यूज़ होगा वो ये 3 का ही होगा, ठीक है। अब अगर हम रेंज की बात करें तो रेंज का मतलब क्या है? रेंज का मतलब है डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट, जो हमारी हाईएस्ट एंड लोएस्ट वैल्यू है इन पूरे डाटा, जितना भी हमारा टोटल डेटा है उसमें हमारी हाईएस्ट एंड लोएस्ट वैल्यू का डिफरेंस रेंज है। यानी कि हम कह सकते हैं H माइनस S इज रेंज, या लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट, ये हाईएस्ट माइनस स्मॉलेस्ट, या हम कह दें लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट, एक ही बात है, ठीक है। तो इसे हम रेंज कहते हैं, फाइन। अब जैसे कि इंडिविजुअल सीरीज है उसमें हम वेरिएबल में देख लेंगे कि हमारी हाईएस्ट एंड लोएस्ट क्या है। मान लो इंडिविजुअल सीरीज है 3, 5, 8, 6, 2, 10, तो हम क्या कहेंगे 10 माइनस 2, 8। लेकिन जो हमारी डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूअस सीरीज है उसमें तो फ्रीक्वेंसी भी होती है, बट हम तो वेरिएबल की हाईएस्ट और लोएस्ट निकाल रहे हैं, तो नो यूज ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो इसमें जो फ्रीक्वेंसी है उसे टोटली इग्नोर किया जाता है, हमें कोई मतलब ही नहीं है उस फ्रीक्वेंसी से। मान लो हमारे पास सीरीज है x 5, 10, 15, 20 और फ्रीक्वेंसी है 3, 2, 8, 3, तो इसका हमारे कोई यूज ही नहीं है, हम 20 माइनस 5 15 कर देंगे। अगर क्लास इंटरवल दिया हुआ है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, फ्रीक्वेंसी दी हुई है 8, 5, 2, 3, तो
हम 40 माइनस 0 कर देंगे, इससे कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, अगर हमें इंक्लूसिव सीरीज दी हुई है तो हम पहले उसे एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करेंगे और फिर हम निकाल देंगे हाईएस्ट एंड लोएस्ट। तो अगर हमें लेस देन क्यूमुलेटिव सीरीज, मोर देन क्यूमुलेटिव सीरीज दी हुई है तो हम पहले उसे नॉर्मल सीरीज में कन्वर्ट करेंगे, फिर हम हाईएस्ट माइनस लोएस्ट निकाल देंगे। एंड इट ऑल डिपेंड्स ऑन प्रैक्टिस, क्योंकि कहीं कोई प्रेजेंटेशन नहीं देनी तो आप बिना लिखे भी सिर्फ डेटा देख के निकाल सकते हो। इट बेस्ड ऑन प्रैक्टिस। ठीक है, तो ये हमारी रेंज हो गई। अब अगर कोएफिशिएंट निकालना है तो कोएफिशिएंट में तो फॉर्मूलाज फ्रेम ही इस तरह से हैं कि उसकी वैल्यू कभी प्लस माइनस 1 के ऊपर आ ही नहीं सकती। तो अगर कभी भी आ जाए तो इसका मतलब वो 100% कैलकुलेशन मिस्टेक है, क्योंकि देखो फॉर्मूला क्या है, h माइनस एस अपॉन h प्लस एस। अब इसमें पॉसिबल ही नहीं है, जिन सेम वैल्यूज का डिफरेंस आप ऊपर ले रहे हो उनका समेशन नीचे ले रहे हो, तो पॉसिबल ही नहीं है ना। तो ये रेंज हो गया। अब अगर मैं मीन डेविएशन निकालूं, इसी के बीच में एक और आती है इंटर क्वार्टाइल रेंज। इसको कहीं इसमें प्लेसिंग नहीं मिली हुई है, लेकिन इंटर क्वार्टाइल रेंज मतलब हाईएस्ट एंड लोएस्ट क्वार्टाइल्स। तो हाईएस्ट क्वार्टाइल क्या है, Q3, लोएस्ट क्वार्टाइल क्या है, Q1। तो इंटर क्वार्टाइल रेंज हो गई Q3 माइनस Q1। और क्वार्टाइल डेविएशन क्या हो गया, एवरेज, यानी कि Q3 माइनस Q1 अपॉन 2। यानी कि जो हमारा डिफरेंस है इंट्रा क्वार्टाइल रेंज है उसकी एवरेज निकालना। और कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन क्या हो गया, Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1। तो अभी फॉर्मूले फ्रेम ही इस तरह से है कि आपका जो क्वार्टाइल डेविएशन है वो अगर Q3 माइनस Q1 अपॉन 2 है तो कोएफिशिएंट होगा Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1। ठीक है, इंटर क्वार्टाइल रेंज हो गई Q3 माइनस Q1, यानी कि रेंज ऑफ क्वार्टाइल्स, हाईएस्ट क्वार्टाइल इज Q3, लोएस्ट क्वार्टाइल इज Q1। ठीक है ना। तो इस तरह से सारे फॉर्मूलाज आपस में रिलेट कर जाते हैं, इसीलिए सेंट्रल टेंडेंसी आना बहुत जरूरी है, क्योंकि सब में उसी के बीच में खेलना है हमें, उससे बाहर जाना ही नहीं है हमें। ठीक है, चलो ये करो फिर आगे करते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है मीन डेविएशन। मीन डेविएशन होता है या तो ये फॉर्मूला होगा या F मॉड्यूलस D अपॉन N होगा। ठीक है, या तो समीशन मॉड्यूलस D अपॉन N, या अगर हमारे पास फ्रीक्वेंसी वाली सीरीज है तो समीशन F मॉड्यूलस D अपॉन N। अब मॉड्यूलस D का मतलब क्या हुआ, मॉड्यूलस का मतलब तो ये होता है कि प्लस माइनस साइन इग्नोर हो जाते हैं। तो मॉड्यूलस D कैन बी x माइनस मीन, x माइनस मीडियन और x माइनस मॉड। मतलब हमें क्वेश्चन में जिसके थ्रू बोला है, अगर हमें ये बोला है कि मीन डेविएशन थ्रू मीन निकालो, मीन डेविएशन थ्रू मीडियन निकालो, मीन डेविएशन थ्रू मॉड निकालो, तो हमें जिसके थ्रू बोला है हम उसके थ्रू डेविएशंस निकाल देंगे। और अगर फ्रीक्वेंसी है तो फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई कर देंगे, और यहाँ पर n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है और यहाँ पर n वही नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस ही है लेकिन समीशन ऑफ फ्रीक्वेंसी है। अगर हमें कोएफिशिएंट निकालना है ऑफ मीन डेविएशन, तो जो भी हमारा मीन डेविएशन है, अगर मीन डेविएशन थ्रू मीन निकाला है तो उसको डिवाइड कर देंगे मीन से। अगर मीन डेविएशन थ्रू मीडियन निकाला है, मीडियन को MED या सिंगल M के थ्रू भी हम मीडियन को डिनोट कर सकते हैं। तो अगर M लिखा हुआ है तो उसका मतलब वो मीडियन है, मीन नहीं है, मीन के लिए x बार ही आएगा। और फिर यहाँ पे हमने मीडियन कर दिया। अगर मीन डेविएशन थ्रू मॉड निकाला है तो मॉड से डिवाइड कर दिया। अब अगर हमें कुछ भी मेंशन नहीं है तो इट इज ऑलवेज प्रेफर टू यूज थ्रू मीन, क्योंकि कायदे से ही मीन डेविएशन ही है, इसका नाम भी मीन डेविएशन है और मीन ही फर्स्ट प्रायोरिटी है।
बट हमने इसको एक्सटेंड करने के लिए मीडियन या मॉड के थ्रू कर दिया है, बट करते हम इसको मीन के थ्रू ही हैं, ठीक है। अब जैसे कि मान लो x है तुम्हारे पास 10, 20, 30, 40, 50। अब अगर मैं इसका मीन निकालना चाहूँ तो इसका मीन कितना आएगा? 30 आ जाएगा। इसका मीन 30 आ जाएगा। तो मॉड्यूलस d यानी कि 20, 10, 0, 10 और 20। मॉड्यूलस d का मतलब वो प्लस माइनस का साइन इग्नोर हो गया। तो मीन डेविएशन थ्रू मीन क्या हो गया? इसका टोटल 60 अपॉन 5, 15 हो गया। और अगर मुझे कोएफिशिएंट निकालना है तो 15 को डिवाइड कर दिया 30 से तो 0.5 आ गया। तो कोई भी हम किसी भी क्वेश्चन को करना है पहले हमें निकालना ही पड़ेगा। मान लो इंडिविजुअल कॉन्टिन्यूअस सीरीज है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40। अब फ्रीक्वेंसी है 3, 8, 2, 7। तो मैंने पहले क्या निकाली? मिड वैल्यू निकाली 5, 15, 25, 35। अब मान लो मैं इसका मीडियन के थ्रू निकालना है तो मीडियन निकाल लेंगे, मॉड के थ्रू निकालना है मॉड निकाल लेंगे, जो भी निकालना है। मैं मान लो मीन ही निकाल लेती हूँ FM करके, डायरेक्ट मेथड से निकाल दिया मैंने। ये आ गया 120 आ गया, 50 आ गया और ये आ गया 245। इसका टोटल कर लो तो मीन क्या हो जाएगा बताओ? 470। ये 20 है ना, ये कितना है? 470 है ये अपॉन 20, 23.5 है ना। अब मैं यहाँ पे मॉड्यूलस d जब निकालेंगे तो x माइनस मीन यानी कि नहीं सॉरी वो गलत निकाला? 440 है। 440 है। हाँ, मैं कर लेती हूँ एक बार। 430, 4, 420, 8 और 5, मैं चुप 1 मिनट 10, 2 और 1 3 4, 5 और 4 9 और 4 13, 420 है। 9 और 4 13 नहीं होता छोड़ो, मैं बोलता हूँ। भाई? 2 3 4 3 7 और 5 12 और 1 13। क्या हो गया है? ज़्यादा थ्योरी हो गई है। ज़्यादा थ्योरी मैंने इसीलिए ये वाले टॉपिक बीच में लिए हैं। तो ये आ जाएगा 21.5। तो अब मुझे 5 माइनस 21.5 करना है तो ये 16.5 आ गया। ये कितना आ जाएगा? 16.5 क्यों आएगा? हाँ 16.5 आ गया। ये 6.5 आ गया। ये आ जाएगा 3.5 और ये आ जाएगा 13.5। ठीक है, टोटल अब इसको मल्टीप्लाई कर दिया, फ्रीक्वेंसी को और मॉड्यूलस डी को मल्टीप्लाई कर दिया। तुम कैलकुलेटर यूज कर सकते हो, मैं सोच रहा था ये करना। तुम्हें अलाउड है करना, ऑफिशियली कर सकते हो। ये आ गया 16.5 इज 42, 43.5। ठीक है, और ये आ जाएगा 0, 52, ये आ जाएगा 7.0 और ये आ जाएगा 0.5349। ये तो एमसीक्यू भी 5 नंबर का होना चाहिए। इससे अच्छा तो छोड़ ही दो, इतना करो। नहीं तो तुम्हें इतना बड़ा नहीं आएगा, ये तुम्हें प्रोसेस बता रहे हैं तो तुम्हें काफ़ी छोटी फिगर्स आएंगे और कैलकुलेटर पे ये फटाफट होगा। ये अभी प्रैक्टिस नहीं है ना, इसलिए लग रहा है इतना टाइम लग रहा है, हम वर्बली कर रहे हैं। जब तुम इसे कैलकुलेटर पे करोगे तो ये तुमको इतना लिखना ही नहीं पड़ेगा, फटाफट भाई मीन तो तुम्हारा फटाफट से ऐसे ही निकल जाएगा। और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में तुम्हें मीन गिवन ही होगा, तुमसे वो एक एमसीक्यू लिए इतनी मेहनत कराएंगे भी नहीं, तो ऐसा नहीं है। लेकिन मैं तो तुम्हें डिटेल्ड प्रोसेस इसलिए बता रही हूँ कि शॉर्ट क्वेश्चंस कर पाओ। तो ये आ जाएगा तुम्हारा 10, 16, 17, 1, 10, 19। तो यानी कि मीन डेविएशन फ्रॉम मीन इज 197 अपॉन 20। तो ये आ गया 9 पॉइंट समथिंग आएगा, 6, हाँ 85 सॉरी। अब कोएफिशिएंट भी निकल जाएगा। तो
तो ये हमारा मीन डेविएशन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन को हम डिनोट करते हैं इससे, वैसे तो हम SD भी लिख सकते हैं, लेकिन दिस इज द साइन वी डिनोट स्टैंडर्ड डेविएशन। वही इंडिविजुअल, डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूअस सीरीज, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस सीरीज के सारे फॉर्मूले सेम चलते हैं, कोई अलग अलग नहीं होता। एक्चुअल मीन मेथड होता है जिसमें हम एक्चुअल मीन निकालते हैं, जो स्मॉल x है वो x माइनस एक्स बार है, तो हमने एक्चुअल मीन निकाला, उसका स्क्वायर किया, अंडर रूट कर दिया। अगर वो डिस्क्रीट या कंटिन्यूअस सीरीज है तो समीशन fx स्क्वायर कर दिया। ठीक है, डायरेक्ट मेथड है तो हमें कहीं कुछ नहीं करना, जो वेरिएबल है डायरेक्ट उस वेरिएबल को ही सिर्फ स्क्वायरिंग करके हमें निकाल देना है। तो क्या है x माइनस एक्स बार, x माइनस एक्स बार, स्मॉल x इज x माइनस एक्स बार, मतलब एक्चुअल मीन मेथड हो गया ना, एक्चुअल मीन निकाला। फिर इसी फॉर्मूले को जब हम यहाँ लगाते हैं तो समीशन fx स्क्वायर अपॉन n माइनस, ये मॉड्यूलस में होगा x माइनस एक्स बार। कौन सा? नहीं, मॉड्यूलस में नहीं होगा। अच्छा, ये हो गया इसका फॉर्मूला, समीशन x स्क्वायर अपॉन n माइनस मीन, या फिर समीशन fx स्क्वायर अपॉन n माइनस समीशन fx अपॉन n। तो समीशन fx अपॉन n भी तो आपका मीन ही होता है, तो देखा जाए तो ये वाला फॉर्मूला भी हम लिख सकते हैं समीशन x स्क्वायर अपॉन n माइनस समीशन x अपॉन n होल स्क्वायर। ठीक है, अगर एज्यूम मीन लेना है तो फिर d आ जाएगा, यहाँ पे dx स्क्वायर माइनस dx अपॉन n का होल स्क्वायर। सेम फॉर्मूला चल रहा है, यही फॉर्मूला है, लेकिन समीशन dx स्क्वायर हो गया। अच्छा, d स्क्वायर x नहीं है? नहीं, ये dx स्क्वायर है, ठीक है, अपॉन n, फिर समीशन dx अपॉन होल स्क्वायर। यहाँ पे सारा फॉर्मूला सेम रहेगा, लेकिन फ्रीक्वेंसी के साथ आ जाएगा, समीशन f dx स्क्वायर अपॉन n माइनस समीशन f dx अपॉन n होल स्क्वायर। फिर स्टेप डेविएशन में भी सेम फॉर्मूला d डैश x के थ्रू हो जाएगा और मल्टीप्लाई i हमारा बाहर आ जाएगा। यहाँ पे सेम फॉर्मूला, मल्टीप्लाई i बाहर आ जाएगा। अगर हमें वेरिएंस निकालना हो तो स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर कर देते हैं। सारे फॉर्मूले सेम है, वेरिएंस में सिर्फ स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर है। अगर कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकालना हो या कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना हो तो जो भी स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू है अपॉन मीन इनटू 100, इनटू 100 करने से हमारा जो आंसर आएगा वो परसेंटेज में आएगा। तो समीशन एक ये स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन करेंगे तो ये वाली वैल्यू प्लस माइनस 1 के बीच में ही आएगी, लेकिन अगर इनटू 100 कर देंगे तो ये परसेंटेज में आएगी। तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या कहता है, जितना हाई CV होगा उतना ही हाई वेरिएशन होगा और लेस डिस्पर्स्ड होगा, एंड वाइसा वर्सा। जितना भी लो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन होगा उतना ही लो वेरिएशन होगा और हाई डिस्पर्शन होगा। ठीक है ना, जितना भी लो CV होगा उतना ही लो वेरिएशन होगा एंड हाई डिस्पर्शन होगा। समझे? तो इस तरह से ये हमारे सारे फॉर्मूलाज हैं। अब ये तो सिर्फ फॉर्मूला हुए हैं, अभी हमें इसके प्रॉपर्टीज करनी है। प्रॉपर्टीज से बहुत सारे क्वेश्चंस निकल कर आते हैं और कुछ क्वेश्चंस की रैंडम प्रैक्टिस करेंगे जिससे कि हमें समझ में आ जाए कि इन फॉर्मूलाज को अप्लाई कैसे करना है। ऐसा क्यों है कि हाई वेरिएशन और लेस डिस्पर्शन? वेरिएशन अगर ज़्यादा है तो डिस्पर्स यानी कि कम है। वेरिएशन क्या है? नहीं, रुको, मैंने एक चीज़ गलत बोल दी, कंसिस्टेंसी। क्या? रुको मैं दोबारा बोलती हूँ, मैंने गलत बोल दिया। अगर कोएफिशिएंट की वैल्यू परसेंटेज में आ रही है तो हम ये कहते हैं हाई कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है, मतलब हाई वेरिएशन है, और हाई वेरिएशन हाई डिस्पर्शन को डिनोट करता है। अगर वेरिएशन ज्यादा है तो कंसिस्टेंसी लो है।
अगर वेरिएशन ज़्यादा है तो कंसिस्टेंसी लो है, ये है चीज़। और ऐसे ही अगर लो वेरिएशन है यानी कि लो CV है तो लो वेरिएशन है और हाई कंसिस्टेंसी है। तो कभी भी अगर हम कहें कि बेटर कौन है तो जहाँ पे कंसिस्टेंसी ज़्यादा होगी हमेशा वो ही बेटर होता है, ठीक है ना। कंसिस्टेंसी तो हमेशा बेटर होगी। अगर कोई मैच है, उस मैच में जितनी कंसिस्टेंसी ज़्यादा होगी एक प्लेयर की उतना ही अच्छा रहेगा। आपके मार्क्स हैं स्टूडेंट्स के, तो उनके मार्क्स में जितनी कंसिस्टेंसी होगी उतना अच्छा होगा। हाई वेरिएशन का हाई कंसिस्ट ये जनरली कंपैरिजन में काम आता है। अगर तुम्हारे ये कहते हैं कि आज का मैच और कल का मैच, अच्छा हाँ समझ गए, जितना ज्यादा फर्क है उतना कम कंसिस्टेंट हो रहा है, तो ये जनरली कंपैरिजन में काम आता है। इंडिविजुअल इसका कोई रोल नहीं है। जब कंपैरिजन करते हैं तो इसका रोल आता है, ठीक है। तो अब ये हमारा हो गया। इसके बाद हमें इसकी एप्लीकेशंस करनी है, प्रॉपर्टीज करनी है, वो हम बाद में करेंगे। तो लाइक, शेयर एंड प्रेस द बेल बटन फॉर गेटिंग योर नोटिफिकेशंस एंड कमेंट, ठीक है। थैंक यू।